तो ये देखिए 6 दिसंबर का न्यूज है आपका। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। ये देखिए एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसको आप टॉपिक बना सकते हैं। जीरो ड्राफ्ट ऑन कर्बिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन, इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, मतलब कर्ब लगाने के लिए क्या किया गया है? एक जीरो ड्राफ्ट, मतलब जीरो करके एक बिल आ रहा है। और ये बिल को क्या किया जाएगा? पूरे वर्ल्ड में लागू किया जाएगा। मतलब ये एक्ट बनेगा बिल। तो जीरो करके आया। तो देखिए क्या है। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी आईएनसी है, जो किस पे बेस्ड है? सॉरी, आईएनसी है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर है। तो यूनाइटेड नेशन के एक अंदर इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। तो नैरोबी में 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक मीटिंग चली थी। तो ये जो है तीसरी बार हुई है, थर्ड राउंड। ठीक है ना? थर्ड राउंड नेगोशिएशंस हुई है, जिसमें क्या चीज बात की गई है? तो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड, कि पूरी दुनिया से क्या किया जाएगा? प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म किया जाएगा। और ये खत्म जो किया जाएगा कैसे? तो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है जो कानून बनेगा सबको, सब पे लागू होगा। तब होगा इस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म। तो इस रेजोल्यूशन का नाम दिया गया है रेजोल्यूशन 5/14। ठीक ना? और इसको जो है पता है कि आईएनसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बाय 2025। मतलब पूरी दुनिया के साथ ये ट्रीटी कब तक कर लेगा? 2025 तक। ठीक है ना? चलो, अब देखो इसमें क्या कहता है। व्हाट इज द जीरो ड्राफ्ट से? तो the zero draft as prepared by the Secretariat contained strong options for international legally binding treaty to end plastic pollution। तो कह रहा है कि इसमें मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, मतलब वैकल्पिक दिए गए हैं। और कहता है कि ये जो एक्ट बनेगा तो किस पे लागू होगा? इंटरनेशनली, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होगा। ठीक ना? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये ट्रीटी की जाएगी हर देश के साथ, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? ये जो प्लास्टिक है इसको इंड कर दिया जाएगा। ठीक है। वो कहता है कि मोस्ट कंट्रीज एग्रीड दैट द ट्रीटीज ऑब्जेक्टिव शुड बी टू इन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। तो अधिकांश कंट्री क्या है, इस ट्रीटी से एग्री है। ठीक है ना? क्या चीज के? तो प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म हो जाए, ताकि क्या हो सके? जो ह्यूमन है उसकी सुरक्षा हो सके, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ की सुरक्षा हो सके, और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी भी क्या हो सके? हेल्प हो सके। मतलब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है। हम्म, चलो आगे देखिए। अब देखिए पता है कि बट ए ग्रुप ऑफ माइंडेड कंट्रीज, लेकिन कुछ कंट्री का ग्रुप क्या है, जैसे सऊदी अरेबिया, रसिया, चाइना, ईरान, और कुछ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले कंट्री। अब ये लोग क्या आर्ग्यू किया है? टू इंक्लूड द क्लाउज वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इंश्योर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। अब कह रहा है कि देखिए हम लोगों का तो अभी उतना क्या कहते हैं, कमर्शियल, मतलब हम लोग का उतना तो अभी मुनाफा हो नहीं रहा। मतलब हम लोग को इकोनॉमी का जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो और क्यों जरूरत है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हम लोग को। तो उसके लिए जो है इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे बहुत सारे आइटम है जिसको प्लास्टिक के बिना नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरा कुछ उपाय करेगा तो कॉस्टली है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं जो हम वो काम करेंगे। तो आप क्या करो, कुछ इसमें ढील देना पड़ेगा आपको। अब देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन कैन बी मैनेज्ड ओनली विथ स्ट्रॉन्ग concrete measures at each stage through the life cycle of plastic. Many countries disagreed where the life cycle begins. अब देखो, कहता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को मैनेज किया जाएगा, तभी मैनेज किया जाएगा सिर्फ अगर स्ट्रॉन्ग
मेजर्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम कंक्रीट जब उपाय किए जाएंगे हर स्टेज पे, पूरे लाइफ साइकिल के प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल पे, कहने का मतलब कि प्लास्टिक कहाँ से बना, ठीक ना, फिर बनने के बाद कहाँ गया, फिर उसके बाद यूज करने के बाद प्लास्टिक फेंक दिया तो उसका रिसाइकल होना चाहिए, मतलब फिर उससे प्लास्टिक बन गया, तो एक पूरा रिसाइकल जो होता है सहित हर स्टेज पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत सारे जो कंट्री हैं इस चीज को डिसएग्री कर दिए कि नहीं ये कैसे होगा। फिर आगे कहता है द जीरो ड्राफ्ट कंटेंट्स ऑप्शन सच एज इम्पोजिंग ए प्लास्टिक पोल्यूशन फी टू बी पेड बाय प्लास्टिक पॉलीमर प्रोड्यूसर्स एंड another on reducing the financial flow into projects with a high carbon footprint। अब ये देखिए क्या कर रहा है, पॉलीमर प्रोड्यूसर्स, पॉलीमर क्या होता है, तो कुछ नहीं है, जो प्लास्टिक बनता है ना उसके लिए जो केमिकल्स यूज होता है वह पॉलीमर। तो कहता है कि सबसे पहले तो वहां पे प्लास्टिक पोल्यूशन फी को अप्लाई किया जाना चाहिए, कहाँ, तो जो पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो पॉलीमर क्या करते हैं, प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्या, कि ऐसे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स है किसी भी कंट्री में जिसमें क्या करता है, सरकार जो है, सरकार बेनिफिट्स देता है, या इंटरनेशनल गवर्नमेंट मतलब क्या कहते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इनके इनके द्वारा, आईएमएफ है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, फंड दिया जाता है वैसे देश को, वैसे प्रोजेक्ट को। तो कहता है कि वहां पे क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कम से कम फाइनेंस देना चाहिए, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट में क्या हो, कार्बन फुटप्रिंट हो, मतलब कि कार्बन वहां पे यूज किया जा, मतलब क्या कहते हैं, प्लास्टिक ज्यादा यूज किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली कम हेल्प मिलना चाहिए। फिर कहता है कंट्रीज विल हैव टू कट इफ नॉट एलिमिनेट fossil fuel subsidies and investments in environmentally disfavorable technologies such as incineration and waste to energy plants। अब कहता है क्या, कि जो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाता है करने का मतलब कि ऐसे लोगों, ऐसे कंट्री को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियली कट करना चाहिए, जो फॉस जो क्या कहते हैं, मतलब अगर प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म नहीं किया, ठीक है, जो कंट्रीज प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म नहीं करेगा तो उसे क्या होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल जो सब्सिडी मिलता है ना, और जो हाँ, और जो इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्या कहते हैं, जो मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसमें क्या हो, जिसमें ज्यादा पॉल्यूशन हो, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें क्या करती है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार सब्सिडी देती है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल जो है उसमें सब्सिडी देती है, कहते हैं कि ऐसे सब्सिडी को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद फिर क्या कहता है कि डब्ल्यू टी ओ जो है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि रूल्स प्रोवाइड टू फॉर सफिशिएंट स्कोप फॉर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस व्हेन दे आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ एंड नथिंग प्रोहिबिट्स स्टेटस अंडर इंटरनेशनल लॉ टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स। अब कहता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब इनका रूल ऐसा है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कानून बनेगा वो स्ट्रिक्ट नहीं बन पाएगा प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ना, कि कुछ रूल्स को ढीला, मतलब कुछ रूल्स को लिबरल कर देता है। क्यों कर देता है, ताकि कि जैसे कि आदमी हो, जानवर हो, या प्लांट लाइफ हो, तो वहां भी क्या है, कुछ जरूरतें हैं, जैसे जैसे ऐसे समझो कि जैसे कुछ फूड आइटम्स है, तो अब फूड आइटम्स क्या है, कि कुछ ऐसे हैं जिसको प्लास्टिक में ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बोलोगे कि पेपर यूज कर सकते हैं, उसके जगह पेपर बैग कर सकते हैं। देखो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जो प्लास्टिक है ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए स्ट्रेंथ मतलब जो फूड आइटम होता है ना प्लास्टिक में वो खराब नहीं होता है, समझे, यही डिफरेंस है। और पेपर वाला में क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, उसमें फंगस लगेगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ जो है ना, इसके अनुसार रूल क्या करता है, तो इसकी वजह से जो है, जो कानून बन के आएगा तो वो स्ट्रिक्ट कहता है नहीं बन पाएगा।
तो मतलब कि वहां भी उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट अगर होगा तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब वहां तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रेड तो चलेगा ही ना देश में। अब एकाएक से प्लास्टिक को खत्म हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फिर धीरे धीरे समय लगेगा। खत्म तो होगा, खत्म तो करना पड़ेगा आज न कल। चलो, ये देखो एक जीपीएस के बारे में। जीपीएस क्या होता है सुने हो आप लोग? नेविगेशन सिस्टम। यस सर। क्या होता है कुछ बताओ, फिर हम बताते हैं। सर एक ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा, इसमें लाइट जलती है और इससे हमें है ना लोकेशन का पता चलता है ऐसे। सबके मोबाइल में जीपीएस होता है, समझ हाँ। गए? चलो, ये देखो पहले समझते हैं जीपीएस काम कैसे करता है। जैसे मान लो कि तुमने मैप खोजा, कुछ भी कहीं का, कुछ मतलब कोई एरिया को, लोकेशन को ट्रेस किया, तो ये क्या करेगा, कहाँ भेजेगा, मतलब सिग्नल्स जो सैटेलाइट है ना अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऑर्बिट में, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, ठीक ना, तो उसमें क्या है, सैटेलाइट लगा हुआ है, वहां सिग्नल्स भेजा, और फिर क्या कहता है, फिर ये आया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ, तब हमारे पास पहुंचता है। तो ऐसा काम करता है ये। एक सेकंड दीजिए। ये वाला फिगर, चलो पढ़ते हैं पहले, तब समझते हैं। तो जीपीएस क्या है, तो यूएस डिपार्टमेंट, जो डिफेंस था डिपार्टमेंट, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जीपीएस प्रोग्राम स्टार्ट किया था कब, 1973 में, ठीक ना, और पहला अपना सैटेलाइट ये भेजा था कब, 1978 में। अब कहता है मॉडर्न जीपीएस सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सिक्स ऑर्बिट। तो जैसे अर्थ है ना, अर्थ, तो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करता है, ये है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, अर्थ की कक्षा में घूमता है। कितने हैं, तो 24 सैटेलाइट्स है अभी, जो मॉडर्न जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है, 24 सैटेलाइट का एक ग्रुप है, ठीक ना, जो अर्थ के 6 ऑर्बिट में घूमता है, और हर सैटेलाइट जो है एक दिन में 2 ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। अगर ओवरऑल प्रोग्राम की बात करेंगे तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं इनके जीपीएस के, क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद है, द स्पेस सेगमेंट, द कंट्रोल सेगमेंट एंड द यूजर सेगमेंट। तो स्पेस सेगमेंट में क्या क्या आएगा, तो स्पेस सेगमेंट में वही आता है, 24 सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो कितना किलोमीटर को कवर करता है, तो 20,200 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी से ऊपर के एरिया को कवर करता है, मतलब इतना डिस्टेंस पे वो स्थित है सैटेलाइट, ठीक ना। और कहता है इच ऑर्बिट हैज 4 सैटेलाइट्स एट ऑल टाइम। तो कहता है कि अर्थ में जितने, जैसे 6 ऑर्बिट है, तो 6 ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट में क्या है, हमेशा जो है आपको 4 सैटेलाइट मिलेगा ही, ठीक ना, तो 6 ऑर्बिट हुआ, तो इसलिए 24 सैटेलाइट्स वहां पे लगाया गया है। अब कहता है इन दिस कॉन्फ़िगरेशन एनी वन of the Earth will be able to see at least 4 satellites at a time, which is crucial requirement। अब क्या है कि आप कभी भी जब चाहो तब इस सैटेलाइट को देख सकते हो। क्यों, कैसे देख पाएंगे, तो चूंकि एक ऑर्बिट में तो हमेशा 4 सैटेलाइट रहता ही है, ठीक ना, और कहता है ये इम्पोर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इतना रहेगा ही, हर ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट। तो स्पेस सेगमेंट समझ गए। अब देखिए कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है। तो कंट्रोल सेगमेंट में क्या है, he consists of global network of ground-based control stations and the antenna that track 24 satellites, make sure their performance is as expected at all times and transmit commands। अब देखिए ये क्या काम करता है, तो एक तो स्पेस में है सैटेलाइट, अब स्पेस में सैटेलाइट है, तो जो ग्राउंड बेस में क्या है, ग्राउंड बेस में है, स्टेशन लगाया गया है और एंटीना लगाया गया, किस लिए, कि ऊपर में जो 24 सैटेलाइट है उसको ट्रैक कर सके, ठीक ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल सेगमेंट। अब कहता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस सिस्टम आर डिजाइन टू मीट द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। तो जीपीएस जो हमें सर्विस देता है, क्या देता है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, एसपीएस, ठीक ना।
कहता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड द लेटेस्ट एडिशन ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन अप्रैल 2020। तो जो इसका लेटेस्ट मॉडल आया है एसपीएस का, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब आप कहाँ पे लोकेट हो वो चीज। तो इसका नया एडिशन जो है अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। अब देखो, अब कहता है कि ये तो कंट्रोल सेंटर था, मास्टर कंट्रोल स्टेशन कहाँ है, जहाँ से हर चीज को कंट्रोल किया जाता है। तो वो है कोलोराडो में है, ये जगह का नाम है, ठीक ना, श्रीवर एयरफोर्स बेस कोलोराडो में है। और इसका जो है अल्टरनेट मास्टर कंट्रोल कहाँ पे है, तो वो है वेडनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया, ये याद रखिएगा। अब कहता है कि जो अब ग्राउंड एंटीना था, एक तो मास्टर कंट्रोल, उसके बाद ग्राउंड एंटीना था ना, तो ग्राउंड एंटीना जो है ये कहाँ पे है, इसका सेंटर है फ्लोरिडा में, अमेरिका में जगह है ये, ठीक है, फ्लोरिडा में है। और कहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, तो एसेंशन आइलैंड, ठीक ना, डायगो गार्सिया आइलैंड और क्वाजालैंड एटोल, इन जगहों पे क्या है, ग्राउंड एंटीना लगा हुआ है, जो फिगर पहले दिखाए थे वही। अब देखो यूजर सेगमेंट, जो तीसरा सेगमेंट है उसमें क्या आता है, तो यूज ऑफ जीपीएस इन वेरियस सेक्टर्स एंड एप्लीकेशन। तो यूजर सेगमेंट में मतलब कि जो जीपीएस का यूज किया जाता है जिस सेक्टर में, वो हुआ यूजर सेगमेंट। जैसे कि एग्रीकल्चर, है ना, कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, लॉजिस्टिक, टेलीकम्युनिकेशन, फोन पे जो बात करते हैं, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन, सर्च एंड रेस्क्यू, एयर ट्रेवल, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, मिलिट्री ऑपरेशन, इन सारे जगहों में क्या होता है, यूज होता है जीपीएस साथ, इसको बोलेंगे यूजर सेगमेंट। अच्छा जीपीएस वर्क कैसे करता है, यही वाला फिगर समझ गया होगा, ठीक है। चलो देखो, इच जीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट ए रेडियो सिग्नल। तो हमेशा जो है प्रत्येक जो सैटेलाइट है ऊपर में, वो क्या करता है, रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब रेडियो सिग्नल भेजता है। ये याद रखिए कौन सा सिग्नल यूज होता है, रेडियो सिग्नल। तो कहता है कि ये जो रेडियो सिग्नल भेजता है, इसी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है किस चीज का, ऑर्बिट का लोकेशन, कैसा स्टेटस है, और टाइम एट विच द सिग्नल इज एमिटेड, तो किस समय सिग्नल को भेजा गया है। मतलब कि जैसे कि किसी ने भेजा, क्या कहते हैं, मतलब कुछ टाइप किया, कमांड दिया, तो वो वहां पे दिखाता है कि अच्छा किस समय जो है ये आदमी ने सिग्नल भेजा है। अब ये सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है दो बैंड पे, एक है L1 और दूसरा है L2, ये टेक्निकल टर्म है, इसको नहीं याद करने की जरूरत है। अब देखिए समझिए क्या चीज, दो तरह के इनकोडिंग टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरह के जीपीएस, एक होता है कोर्स एक्विजिशन मोड और एक होता है प्रीसाइज मोड। क्या मतलब हुआ, तो पहला वाला जो है कोर्स या एक्विजिशन मोड, विच सिविलियंस कैन यूज टू एक्सेस कोर्स जीपीएस डेटा। जैसे हम लोग लोकेट करते हैं, अच्छा रुको बताते हैं तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, सर्च किए तो बता दिए, तो ये हो गया कोर्स या एक्विजिशन मोड, या खुद का भी अपना लोकेशन चेक किए। एक होता है प्रिसाइज मोड, ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, और इसको मिलिट्री यूज में किया जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि कोड वर्ड में रहेगा मैसेज, तो जैसे अगर तुम्हारे पास वो डेटा आ भी गया तो तुम पता नहीं कर पाओगे ये मैसेज क्या है, ठीक ना। अच्छा ये जो रेडियो वेव चलता है किस स्पीड से, तो स्पीड ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है ये। अच्छा कोई और कंट्री है जिसके पास ये है जीएनएसएस, मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो है बहुत सारे के पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, यूके, इन सबों के पास है। तो जैसे रसिया का क्या है, जीपीएस को बोलते हैं ग्लोनास, ईयू का क्या बोलते हैं, गैलीलियो, चाइना के जो जीपीएस है उसको बोलते हैं बेईदोउ, ठीक है। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं बताओ, क्या लिखा है, नाविक। हाँ नाविक है, ठीक ना। तो थोड़ा सा देखिए ये हम एक पेपर में कहीं का था दिया हुआ, तो क्या है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसमें जो है कहता है कि इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज
टू यूजर्स इन इंडिया। तो कितना एक्चुअल टाइम हो रहा है, कहाँ पे मतलब पोजिशनिंग को जो दिखाता है, जैसे मोबाइल खोलते होगे ना, तो मोबाइल के यहाँ पे देखो लिखाता होगा लोकेशन कहाँ है आप, कितना टेम्परेचर है, ये सब चीजें इसी के तरह होता है। तो इंडिया में इस चीज को यूज किया जाता है नाविक को, या इसी को कहते हैं IRNSS। ठीक है। तो ये कितना एरिया कवर करता है, तो पूरा इंडिया को तो कवर करता ही है, और इंडिया के बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक को भी एरिया को कवर करता ही है। ठीक है। इट विल प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, मतलब कि SPS, हर कोई इसको यूज कर सकता है। दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, तो वही इनक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइडेड ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एजेंसी। जैसे IB वाले होते हैं, सेंट्रल एजेंसी होते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री, इन लोग को जो है अलग सर्विस होता है GPS का, वो हम लोग यूज नहीं करते। जैसे पुलिस होता है ना, पुलिस के पास होता है, तब ना वो खोजता है मोबाइल अच्छा कहाँ चोरी हुआ। समझ गया। अब कहता है कि ये नाविक का यूज कहाँ कहाँ, तो टेरेस्ट्रियल, एरियल, एरियल, मेराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो ढेर सारा चीज लिखा है, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। और अमेरिकन जो GPS है उसके पास कितना सैटेलाइट है, 24। हमारे पास 4 सैटेलाइट है। कितना एरिया कवर करता है, तो इंडिया के साथ साथ इंडिया का जो बॉर्डर है उससे ऊपर 1500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है। देखो, 1 2 3 4, ये नहीं, ये 1 2 3 और एक इधर होगा कहीं, 4 हमारे इंडिया में है। अब देखिए, एक रेबीज बीमारी है, पता है किसी को रेबीज की बीमारी? नहीं हाँ सर, पता? जो चूहे काटने से होता है। हाँ, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, ये सब के काटने से होता है। अच्छा, ये कैसा डिजीज है? वायरल जूनोटिक डिजीज है। वायरल मतलब बताओ, वायरस। जूनोटिक, काटने सर, छूने से। वायरल मतलब होता है वायरल डिजीज, वायरस के द्वारा। जूनोटिक डिजीज मतलब क्या होता है, बहुत बार हम बताएं, बताओ, बोलो। अरे सिंपल है, ऐसा डिजीज जो जानवर से आदमी में फैलता है उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, फैटल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जो स्पाइनल कोड क्या होता है, ब्रेन में होता है, और कहता है कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड ब्रेन में ही होता है, लेकिन होता कहाँ है लोकेशन इसका, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी हमारी ऐसी है, पूरा ऐसे हड्डी नहीं है, कॉलम में है, उसके अंदर होता है स्पाइनल कोड। तो उसमें और हमारे दिमाग में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, जलन होने लगता है इसके काटने से। अब देखो, दो तरह के रेबीज होते हैं, एक होता है फ्यूरियस रेबीज, एक होता है पैरालाइटिक रेबीज। तो एक रेबीज में क्या होता है कि जैसे दृष्टि भ्रम हो गया, पता ही नहीं चलेगा उस आदमी को कि कहाँ पे है, कौन सा रास्ता है, इस तरह का। दूसरा क्या है कि पैरालिसिस कर देता है, या आदमी कोमा में भी चला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है, देखो, 59,000 आदमी जो है हर साल मर जाते हैं पूरे 150 कंट्री में। अच्छा, 59,000 हर साल मरते हैं पूरी वर्ल्ड में। कहता है कि एनुअली इन ओवर 150 कंट्री में 59,000 का आदमी मर जाता है। कहता है जिसमें 95% केस कहाँ से है, तो अफ्रीका और एशिया से। इंडिया में बहुत हैं डॉग्स, बहुत गली में घूमते रहते हैं, तो बी केयर। अच्छा, वैक्सीन क्या अवेलेबल है, ये पेपर में नहीं था, ये हम WHO के साइट पर जाके वहां पे देखे, कुछ पॉइंट अच्छा लगा तो वहां से उठा के लाए। फिर देखिए, क्या वैक्सीन है रेबीज के लिए, तो बोलोगे हाँ वैक्सीन है। और 100% वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज है, मतलब कि वैक्सीन अगर आप ले लीजिएगा तो क्या होगा, पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं इस बीमारी से। 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। कहता है येट इट कंटिन्यूज टू, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, लोग ज्यादा मर रहे हैं रेबीज के चलते हैं, क्यों, तो वही अवेयरनेस नहीं है। फिर कहता है रेबीज वैक्सीनेशन आर हाईली इफेक्टिव, सेफ एंड वेल टॉलरेटेड। तो बहुत अच्छा इफेक्टिव है। दो तरह के इम्यूनाइज, मतलब WHO जो रेकमेंड करता है, तो दो तरह से रेबीज को बचाया जा सकता है, कैसे, तो इम्यूनाइजेशन करके, इम्यूनिटी बढ़ा के। तो एक है पोस्ट एक्सपोजर और एक है प्री एक्सपोजर। इतना नहीं पढ़ने का, लेकिन फिर भी समझ लीजिए।
ये क्या होता है पोस्ट एक्सपोजर, मतलब जब कुत्ता काट लिया तब इस तरह का इम्यूनाइजेशन क्या होता है। और प्री मतलब कुत्ता काटने से पहले, मतलब पहले ही हम वैक्सीन ले लिए। इसमें जो होता है ना, चल पहले साबुन से धो दिया जाता है जगह को, फिर उसका इंजेक्शन दिया जाता है। ग्लेशियर्स रैंक 1 मीटर ए ईयर इन ए डिकेड। देखो यहीं पे बड़ी बात लिखी है कि 10 साल में अगर देखें तो एक साल में क्या हुआ है, 1 मीटर जो है ग्लेशियर क्या हो गया, मेल्ट कर गया। ठीक है, अब देखो जो WMO है ना, जो मौसम विभाग की जानकारी देता है, तो इन्होंने क्या बोला कि 2011 से 20 मतलब 10 साल हो गया, एक डिकेड में करा था वार्मेस्ट एवर रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। तो अभी तक का सबसे गर्म समय रहा है 2011 से 20 तक। कहता saw the lowest number of deaths from extreme events said a report from the World Meteorological Organization। तो WMO ने क्या बोला कि जो एक्सट्रीम इवेंट है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है बहुत कम मरे हैं 2011 से 20 में। कैसे कम मर गया, तो देखिए द एजेंसी एट्रीब्यूटेड टू दिस इज इम्प्रूवमेंट इन द अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे तूफान आने वाला, साइक्लोन, तो क्या किया जाता है, पहले बता दिया जाता है कि तूफान आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं अपना अच्छा से मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैनेजमेंट है, फोरकास्टिंग है, तो वो सब क्या अपनी रोल्स निभाते हैं। इसलिए जैसे मिचांग बताया था ना मैंने, नहीं बताया था कल। हाँ सर, कल बताया था साइक्लोन आया है हाँ तो इंडियन कहाँ पे ओशियन में। आया है, तो इंडियन ओशियन में है, इंडियन तो ओशियन। जैसे हाँ हाँ। आंध्र प्रदेश में, तो पहले पता चल गया 2 दिन पहले 4 दिन पहले, तो क्या करेंगे वहां से लोगों को दूर कर देंगे। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में आया पूरा बाढ़ की तरह, फर्स्ट पेज का ही है पेपर में दिया हुआ। फिर कहता है इन इंडिया फॉर इंस्टेंस इम्प्रूवमेंट इन फोरकास्टिंग साइक्लोन्स ए फॉर्मेशन। तो साइक्लोन जो बनता है, तो इंडिया इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। एंड द टाइम इट टुक टू रीच लैंड हैव लेड टू ग्रेटर प्रिपेयर्डनेस एंड इवैक्यूएशन ऑफ दोज मोस्ट एट रिस्क। तो अब क्या है कि यहाँ के इंडिया के लोगों ने क्या किया, तो जैसे लैंड करेगा, रिच लैंड मतलब जैसे वो साइक्लोन पहुंचेगा धरती पे, उससे पहले क्या करेंगे, बहुत बड़ी तैयारी, और वहां से लोगों को खाली करा दिया जाता है, खास करके जो मोस्ट एट रिस्क होते हैं, जो बहुत बड़े जोखिम रिस्क में होते हैं, मतलब ज्यादा चांस है वहां साइक्लोन होने का, तो इस एरिया को क्या किया जाता है, खाली करा दिया जाता है। और क्या कह रहा है कि पहली बार ऐसा थोड़ा गुड न्यूज है कि डिप्लेटेड ओजोन, जो ओजोन लेयर क्या हो रहा था, होल बड़ा हो रहा था, वो रिकवर हो रहा है। अब देखो मेन पेपर का जो न्यूज है, ग्लेशियर्स दैट वर मेजर्ड अराउंड द वर्ल्ड thinned by approximately 1 meter per year on an average between 2011 से 20, 2011 से 20 तक में अगर हम देखें एक दशक में, तो क्या हुआ है कि 1 मीटर, ठीक ना, 1 मीटर पर ईयर, हर साल क्या हो रहा है, 1 मीटर जो है पतला होते जा रहा है ग्लेशियर। तो ये देखो बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 मीटर समझते हो 3 फीट के करीब आसपास होता है, 3 फीट घट गया ग्लेशियर। अब कितना, बहुत ज्यादा घट गया एक ही साल में। अब कहता है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो है lost 38% more ice during the period than during the 2001 से 2010 पीरियड। 2001 से 2010 तक में क्या हुआ, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो जगह है 38% अपना आइस पिघल गया वहां का। फिर कहता है कि 2011 में उत्तराखंड में क्या हुआ था, सबको पता है, रॉक सर आवालांच जो 21, हुआ था। क्या बोल रहे हैं, बोलो। सर 2021 लिखा है। हाँ ठीक तो है। आपने 11 बोला था सर। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी। तो 2021, अच्छा 2021 में वो क्या हुआ ना कि यहाँ 2010 पढ़े ना, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो 2021 में उत्तराखंड में क्या हुआ, रॉक अवालांच, तो रॉक जो वहाँ टूटा था, तो वो किसकी वजह से हुआ था कि नंदा देवी ग्लेशियर जो है हिमालय में है, तो उसी के टूटने से हुआ था यहाँ पे तबाही। सुने होगे आप लोग 21 में यार, वो वाला नहीं, केदारनाथ वाला, वो तो पहले आया था, इधर फिर आया था वो 2021 में। 2013 में आया था सर। हाँ, फिर कह रहा द रिपोर्ट फर्दर अंडरलाइन दैट
ह्यूमन ह्यूमन caused climate change significantly increase the risk from extreme heat events। अगर लोगों की वजह से क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक्सट्रीम हीट इवेंट जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, किसके चलते हैं, आदमी की वजह से। हीट वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज while tropical cyclones cause the most economic damage। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया तो क्या हुआ, लोगों को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाता है, और आदमी जो मरता है ज्यादा, किसकी वजह से, तो हीट वेव्स की वजह से। ये भी बात सही है। तो देखो दोनों चीज हो रहा है, ग्लेशियर भी पिघल रहा है और हीट वेव बढ़ रहा है, तो क्या रहा, आदमी भी मर रहा है। और ग्लेशियर पिघल रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे सब समुद्र में बन जाएगा पूरी धरती। चलिए आज इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलिए। चलो।